नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी जहां भी हैं वहां खूब सारे मज़े कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आपकी कक्षा 5 में हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अध्याय 13 की यानी पाठ 13 की हम आज बात करेंगे बच्चों, जिसका शीर्षक है स्वामी की दादी। और ये बहुत ही रोचक अध्याय है जिसे आर के नारायण जी ने लिखा है। और इस अध्याय का हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए जो अनुवाद किया है वो किया है मस्त राम कपूर ने। तो चलिए बिना देरी किए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर स्वामी की दादी कौन है और इस अध्याय में उनके बारे में क्या जानकारी हमें दी हुई है। तो सबसे पहले हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना है और जो मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, उन सभी चीज़ों को आपको इमेजिन करना है ताकि ये अध्याय ऐसा लगे कि आपके सामने कोई फिल्म चल रही है और फिर आपको सब याद रहेगा। पाठ के बाद में हम प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस अध्याय के बाद में कौन सी महत्वपूर्ण बाबूराम की कहानी हमारे लिए दी गई है, वो भी बड़ी मज़ेदार है। तो शुरू करते हैं पहले पैराग्राफ की पहली लाइन से, जहां लिखा है बच्चों कि बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। तो अब हमें जगह बता दी गई है कि स्वामीनाथन की जो दादी है वो कहाँ रह रही है। एक तो बैठक वाला कमरा हो गया और एक हो गया किचन यानी भोजन का कक्ष। उसके बीच में एक गलियारा है जो कि कम हवादार है, वहां पे ज्यादा हवा आने जाने का रास्ता नहीं है। एक बंद सी कोठरी है और वहीं पर स्वामी की दादी जो है वो अपने कुछ सामान के साथ में रहती थी। अब उनका सामान मतलब क्या क्या सामान, आपके मन में विचार आता होगा कि सामान में क्या क्या होगा। तो यहाँ पे सामान के बारे में भी बताया है। 5 दरिया थी उनके पास में, 3 चादरें थी, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर था और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी ये सभी चीजें पड़ी रहती थी। ये सभी सामान से बच्चों हम भली भांति परिचित हैं क्योंकि ये सभी सामान हमारे घर में होता है। खास तौर पे हमारे घर में जो हमारे दादा दादी हैं उनके पास भी ये सामान बड़ी आसानी से हमें देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद में लिखा है कि रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रख के लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। भाई अब स्वामीनाथन को बड़ा मज़ा आ रहा था कि ऐसा वातावरण जहाँ पे लौंग और इलायची की महक आ रही हो, दादी की गोद में सिर रखा हुआ है, आराम कर रहा है। बड़ी प्रसन्नता से भरकर स्वामी अपनी दादी से कुछ कहता है। क्या कहता है? इमेजिन कीजिए कि आपके सामने स्वामी अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ है, उसी वातावरण में लेटा है, आराम कर रहा है और अब पूछ रहा है। तो देखिए आगे क्या पूछ रहा है। ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। और उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। ये उसके कोई परिचित होंगे, दोस्त होंगे या सहपाठी होंगे। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है, ऐसा स्वामी बोलने लगा। तो फिर दादी पूछती है, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? उसके पिता पुलिस अधीक्षक है, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। अब ऐसा सुनने के बाद स्वामी से दादी काफी प्रभावित हो जाती हैं। उनका सच में बड़ा दफ्तर होगा, वो कहती हैं। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे और स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमड्ढ करती हुई। यानी अब जो दादी है वो घटनाओं को किन्हीं घटनाओं से मिला के अपने तरीके से कहानी सुनाती जा रही हैं और अपना धीरज खो चुका स्वामी जो है वो इंतजार कर रहा है उस कहानी के खत्म होने का, अंत का। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा।
अपने दादा की कहानी को सुनते हुए मानो स्वामी बोर होने लगा था बच्चों। और फिर वो थोड़े रूखे से स्वर में दादी से क्या कह रहा है कि बस काफ़ी है दादी, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी पूछी। तो वो कहा, अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। फिर दादी कहती है, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। यानी कि अगर सामने वाले को 100 मिनट लग रहे हैं तो वो 10 ही मिनट में लिख देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली। और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और दादी की कहानी मानो इसी तरह से अनवरत लगातार चलती रहती बच्चों, लेकिन बीच में उन्हें टोक दिया गया। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार ही पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? फिर दादी ने कहा, हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। तो दादी कहती है, सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। तो दादी कहती है, नहीं बेटा, सुन रही हूं। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में न जाने क्या क्या ऊल जुलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। तब दादी कहती है, नहीं नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूं, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। अब स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो ये बहुत प्यारी और बहुत अच्छी कहानी थी बच्चों। एक दादी और पोते के बीच की गपशप भरी वार्तालाप को हमें सुनने और समझने का मौका मिला है ना? तो ये बिल्कुल लेखक के द्वारा लिखे गए लेखन की खूबसूरती है। आर के नारायण ने इसे लिखा है, अनुवाद हमारे लिए मस्तराम कपूर जी ने किया है। और अब हमने जब इस पाठ को पढ़ लिया है तो इस पाठ की जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तर है, वो भी हमें बनने चाहिए। तो चलिए उन प्रश्नों के उत्तर को भी समझ लेते हैं। लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 2 चीज़ें हम पहले ध्यान से समझ लें। एक तो ये राम बाबू की कहानी जो हमें दी गई है, और दूसरा ये आसपास के अंतर्गत जो चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें हमें आगे के अध्यायों के बारे में थोड़ी जानकारी मिलने वाली है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये राम बाबू वाली चीज़ पढ़ लेते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या खास है। तो इस कहानी का नाम है बच्चों राम बाबू, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है गोलू, है ना? आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैं हाईलाइट करते चला जा रहा हूँ। तो सबसे पहला दृश्य है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई खड़ा है, सामने शायद खिड़की होगी संभवतः। और अब आप देखिए क्या लिखा है, गोलू देखो यह खिड़की का शीशा कितना गंदा हो गया है, बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। गुस्से में बोल रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम इसे साफ कर दो।
तो गोलू कह रहा है, अरे यह तो साफ ही नहीं हो रहा। फिर अधिक ताकत लगानी पड़ेगी और मेहनत की, लेकिन ये क्या, लगता है शीशा टूट गया। अब देखिए वो कैसे कोशिश कर रहा है। फिर एकदम से उसने क्या किया, पूरे शीशे तोड़ दिए। तो फिर व्यक्ति वापस आया और कहने लगा, वाह गोलू, तुमने तो शीशा बिल्कुल चमका दिया, बाहर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। तो उसने कहा, चमका नहीं, पूरी तरह साफ कर दिया। तो ये तो एक जोक की तरह चुटकुला था बच्चों। इसके बाद है डब्बू जी। अब इसमें लिखा है, मेरे पापा ने बर्फ के पहाड़ का एक ऐसा खरा चित्र बनाया है कि उसे देखकर लोगों के दांत ठंड से बजने लगते हैं। तो वो बोले, यह तो कुछ भी नहीं, मेरे पापा ने एक आदमी का ऐसा खरा चित्र बनाया है कि हमें हर दूसरे दिन उसकी दाढ़ी बनानी पड़ती है। अब देखा कितनी ज़बरदस्त ऊंची बात हो गई। ये भी एक चुटकुला था। इसके बाद में अगला चुटकुला कुछ इस प्रकार है कि गोलू बाजार से हरी सब्जी ले आओ, मम्मी कह रही हैं। फिर बाजार जाता है वो, और बाजार जाता है, सब्जी वाला कहता है, लो बेटे। फिर ये पैसे देता है, पैसे लीजिए। फिर इसके बाद में देखता है पलट के, तो सब्जियों को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक गाय जो है शायद वो खा रही है। फिर इसके बाद में, अरे हरी सब्जी क्यों नहीं लाए? तो अब जवाब सुनिएगा, सब्जी इस गाय के पेट में है। तो गोलू जो है वो गाय लेके आ गया है। इसके बाद में देखो अगला है, आज का खाना इतना लजीज है कि अगर एक लुकमा और खा लूंगा तो शायद मैं भाषण देने के काबिल नहीं रहूंगा, नेताजी बोल रहे हैं। तो फिर किसी ने कहा कि कोई इन्हें एक लड्डू और दे दो। ठीक है बच्चों, अब आसपास में हमें ये बताया गया है कि कभी भी बच्चों क्या होता है ना, कि कोई नई और अच्छी बात को समझने के लिए ना एक आधा कोई कठिन शब्द हमें समझना पड़ जाए तो हमें उसमें कोई हर्ज नहीं होता। मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ रहे हैं और पढ़ते 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 आपको पता चला कि अब उस स्टोरी का अंत होने वाला है और अभी तक स्टोरी में बहुत मज़ा आया है, तो अंत कैसा होगा आप जानना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो 2-3 लाइनें बची हैं उसमें एक शब्द ऐसा आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो अब आपका मन करेगा कि क्यों ना इस शब्द को पहचान लिया जाए, ताकि इस कहानी का मज़ा जो है वो बरकरार रहे, है ना। तो जानने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे ही एक और शब्द है बच्चों, पर्यावरण। पर्यावरण एक ऐसा ही शब्द है, हमारे बिल्कुल आसपास और खूब दूर दूर जो कुछ भी है उसका बहुत सा भाग समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा अभी आप देखिए, आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं इस वीडियो के अलावा? बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे ना, जैसे कि आसपास का टेबल हो सकता है, कमरे में रखी बाकी चीज़ें हो सकती है, अलमारी हो सकती हैं, लाइट हो सकता है, पेन पेंसिल कॉपी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो हमारे आसपास है ना, उसकी बहुत सी बातें इसी एक शब्द में समझ आती है, पर्यावरण में। मिट्टी, पानी, हवा, नदी, ताल तलैया, समुद्र, पहाड़, पेड़ पौधे, जंगल, जंगल में रहने वाले सभी तरह के जीव, पशु पक्षी, जंगल से बाहर गांव में शहरों में रहने वाले हम सब, कुछ पर्यावरण जैसे छोटे से शब्द में आ जाते हैं बच्चों। अब इस बहुत बड़े चारों तरफ फैले हुए ये जो पर्यावरण है, इसका एक बहुत छोटा सा भाग भर है ना। और मतलब पर्यावरण का एक छोटा सा भाग है ना, जो भी हमारे तरफ है, आसपास है, हम कह लीजिए। पर छोटा सा हिस्सा होते हुए भी इस पर्यावरण को हमने बिगाड़ना क्या कर दिया है बच्चों, शुरू कर दिया है। हमारा पर्यावरण अगर बिगड़ेगा तो हम सब पर भी तो इसका असर अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए पर्यावरण की बातों को हमें अपने विद्यालयों में करनी चाहिए और अपने घर में भी धीरे धीरे इसे समझना चाहिए। तो ये जो आसपास नामक भाग है, हमारे पर्यावरण को समझने की एक शुरुआत है बच्चों। इसमें दिए गए पाठ हमारे लिए एक दरवाज़ा खोलते हैं और इस दरवाजे से बाहर निकलकर हम कई नई नई बातें, जानकारियाँ खुद भी सीख जाते हैं। बाघ आया उस रात, ये जो कविता है, इसमें हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आ जाती है। पर इधर हमारे जंगलों का यह राजा गायब हो चला है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है बच्चों। और इनको बचाने के लिए क्या कोशिश हो रही है, इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए, है ना बच्चों। एशिया एक महाद्वीप है, आप जानते हैं ना, 7 महाद्वीप में से एक है, हम भी इसी का हिस्सा है। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां पाठ जो है वो हमें ये बताता है कि शेर भी कभी बीमार पड़ सकता है और तब उसकी देखभाल उसी तरह करनी पड़ती है जिस तरह बीमार पड़ने पर हम अपनी देखभाल करते हैं या अपने किसी परिचित या साथी की देखभाल बच्चों करते हैं। इसके बाद में बच्चों, कोई भी पक्षी है मान लीजिए, उसको मारने से ज़्यादा बहादुरी है उसे बचाना, अगर उसे कोई चोट लग जाए या कोई मारने की कोशिश कर रहा हो। ऐसी ही एक दिलेरी भरा पाठ उदाहरण बनता है जिसका नाम है बिशन की दिलेरी। बच्चों, पानी रे पानी एक ऐसा है
अध्याय है जिसमें जल चक्र की किताब की बात को आगे बढ़ाकर अकाल और बाढ़ की परिस्थिति को समझाया जाता है। इससे ना बच्चों क्या होता है, हमें हर जगह फैल रहा जो जल का संकट है, पानी की कमी है, कभी ऐसा होता है ना कि पानी नहीं आता, पीने का उपलब्ध नहीं होता, तो फिर हमें गर्मी के दिनों में काफ़ी परेशान होना पड़ता है। तो जल संकट को समझने और उसे सुलझाने के लिए भी रास्ता मिलता है। इसके बाद में बच्चों एक कविता भी है जो है छोटी सी हमारी नदी। अब इस कविता से जुड़े हमारे जीवन की एक सुंदर झलक हमें ये कविता दिखाती है बच्चों। और आज हमारा जो शहरों कारखानों का गंदा पानी है ना, ये छोटी बड़ी सब नदियों में मिल जाता है और उस जल को जो पवित्र है, शुद्ध है, उनको साफ है, उसको बर्बाद कर रहा है। तो इस कविता के जो कवि हैं कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। इनके पुश्तैनी घर और उनके बचपन की झलक हमें जोड़ा साँकों वाला घर नामक पाठ में देखने को मिलती है। बच्चों, चुनौती हिमालय की पाठ जो है ये हमें बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है बच्चों। पेड़ों से हमारा जीवन कई स्तरों पर जुड़ा है ना? और इस गहरे रिश्ते की बात हम क्या उगाते हैं कविता में उठाई गई है। बच्चों, इन पाठों में ना हमें हाथी, शेर, तीतर, नदी, बर्फ, पेड़ और ना जाने क्या क्या मिलेगा। लेकिन पर्यावरण का यह दरवाज़ा एक बार अगर खुल जाए ना, तो हम इन बातों से भी आगे बढ़कर गायब हो चुके डायनासोरों तक को खोज सकते हैं। इतने बड़े, लंबे, चौड़े जानवर यदि धरती से गायब हो सकते हैं बच्चों, तो हमें थोड़ा ठहर जाना चाहिए, है ना? ये भी तो सोचना पड़ेगा कि पर्यावरण की बेकदरी करने पर क्या हम सब भी बच पाएंगे? जब डायनासोर इतने बड़े शक्तिशाली रहकर नहीं बच पाए, तो फिर हमारी तो बात ही क्या है। अब बच्चों, जो अध्याय हमने पढ़ा स्वामी की दादी, उससे ना हम उसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर उत्तर हैं, आपके सामने हैं, जो मैंने तैयार किए हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी नहीं चाहता कि आप यही के यही उत्तर अपने परीक्षा में लिख दें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्वयं का एक उत्तर भी तैयार करें। तो ये उत्तर आपको मदद करेंगे, सहायता करेंगे, ताकि आप अपने उत्तर खुद लिख पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। क्या है प्रश्न क्रमांक 1? स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि के बारे में क्या बताया था? तो हमने जब पाठ पढ़ा तब हमें पता चल ही गया था बच्चों कि स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि के बारे में यही बताया था कि पहले उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, फिर उनकी दोस्ती हो जाती है। और ये भी बताते हैं आगे कि जो राजम है उसकी बात ही अलग है, उसके पास वर्दी भी है, उसके पापा बड़े पुलिस अफसर हैं, है ना? तो चलिए अब उत्तर को हम सटीक ढंग से कैसे लिख सकते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि राजम और मणि दोनों का जिक्र है, तो दोनों के बारे में जो बताया था हमें अपने उत्तर में बस उतनी ही बात लिखनी है बच्चों। ना उससे कम लिखनी है, ना उससे ज्यादा लिखनी है। तभी तो हमें पूरे अंक मिलेंगे, ना कम और ना ही ज्यादा। तो खैर मिलते ही नहीं है भाषा में, और किसी भी विषय में ज्यादा नहीं मिलते। तो उत्तर देखिए मैंने कैसे लिखा है कि स्वामीनाथन ने दादी को राजम और मणि की उससे पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी के बारे में बताया था। इस तरह से मैंने उत्तर लिखा है। आप अपना उत्तर अपने ढंग से लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 2। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? कि स्वामीनाथन की दादी की कोठरी में क्या क्या सामान था? तो भाई हमने अध्याय में कितनी सारी चीज़ें देखी थी कि 5 तकियों वाला एक बिस्तर था, लौंग, इलायची, पटसन के रेशे का वर्गाकार बक्सा, एक लकड़ी का बक्सा भी था, कुछ सिक्के भी थे जो तांबे के थे, सुपारी भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सबको यदि क्रम में हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे एक सही और सटीक उत्तर के तौर पर? इसको मैंने ऐसा लिखा है बच्चों कि स्वामीनाथन की दादी की कोठरी में 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर और पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा, एक लकड़ी का बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। जैसा कि पाठ में विवरण दिया है, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपने उत्तर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में बच्चों हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की, जो है राजम के पिता कौन थे? तो बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, तो सरल सा एक शब्दीय उत्तर हो जाएगा कि राजम के पिता पुलिस अधीक्षक थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4 हमारे सामने है। वो क्या है कि दादी ने स्वामीनाथन को उसके दादा के बारे में क्या बताया था? तो भाई दादी ने तो अलग अलग समय पे बाकी सब चीज़ें तो बताई ही थी दादा के बारे में, पढ़ाई के बारे में भी बताया था। लेकिन जो चीज़ मैंने अपने उत्तर में शामिल की है वो ये है कि दादी ने स्वामीनाथन को उसके दादा के बारे में बताया कि उसके दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे और उनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे।
इसके बाद में बच्चों आ जाता है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? कि पाठ के आधार पर स्वामीनाथन नाथन के दादी के विचार और स्वभाव की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस उत्तर को। स्वामीनाथन की दादी के विचार और उनका जो स्वभाव है उसकी व्याख्या हमें करनी है। कैसे? अपने शब्दों में करनी है कि हमें इस पाठ को पढ़ के क्या पता चलता है कि स्वामीनाथन की दादी का स्वभाव कैसा होगा। तो बच्चों इसका तो उत्तर सबका अलग अलग हो सकता है और मेरे ख्याल से सबका अलग अलग होना ही चाहिए। ये मेरा जो उत्तर है जो मैंने लिखा है वो आपको बता देता हूँ कि क्या है कि स्वामीनाथन की दादी के विचारों से ऐसा पता चलता है कि वह अपनी बात को बड़ा चढ़ा के बताती थी। ज़्यादातर बातों में दादी कभी भी स्वामी के दादा की बढ़ाई करने में कभी नहीं चूकती थी। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। किसी को बिना देखे भी वह उसको बहुत अच्छा कह देती थी और वह स्वामीनाथन की हर बात को अच्छे से मान लेती थी। दादी को भूलने की भी आदत थी। इसके बाद में हम आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 पर, जो है दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा। तो वो क्यों कहती हैं, इसके पीछे उनने एक उदाहरण तो कहानी में दिया ही था, वो मेडल वाली बात आपको याद होगी ना बच्चों, अभी हमने पाठ में देखी थी। तो देखिए क्या लिखा है कि दादा को इनाम में मिले मेडल से बुआ ने क्या किया, चूड़ियाँ बनवा ली थी। इसीलिए दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा था, क्योंकि पुरस्कार के रूप में मिले सम्मान की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, परंतु बुआ ने उसे पिघलाकर अपने लिए मामूली सी 4 चूड़ियाँ बनवा ली थी, जो एक मूर्खता की निशानी थी। इसके बाद बच्चों अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 7। ये क्या है कि स्वामी को ऐसा क्यों लगता था कि दादी उसे खुश करने के लिए सच और हाँ का सहारा लेती है। अब देखिए उसको ऐसा क्यों लगता था ये तो पाठ में हमने पढ़ लिया था, है ना, क्योंकि बिल्कुल उसकी हर बात पे दादी यही शब्द दोहराया करती थी, बिना जाने बिना पहचाने। तो अब इसको सटीक उत्तर के तौर पर कैसे लिखा है मैंने वो देखिए आप, कि स्वामी की दादी कई बार बिना जाने पहचाने भी किसी के बारे में सच और हाँ बोलती रहती थी। इसी कारण स्वामीनाथन को लगता था कि दादी उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही है। इसके बाद में है बच्चों प्रश्न क्रमांक 8। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? कि स्वामीनाथन की दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी ये क्यों रखती थी। तो इसका उत्तर मैंने बिल्कुल वही दिया है जो अध्याय में है, कि दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी इसलिए रखती थी जिससे उनके कमरे में उसकी महक बनी रहे और जो स्वामीनाथन और दादी को बहुत ही ज़्यादा क्या थी, पसंद थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की, जो क्या है बच्चों कि स्वामीनाथन ने दादी को राजम के बारे में क्या क्या बताया था। अब बच्चों आप तो जानते ही हैं कि ये पूरा का पूरा पाठ जो है वो इसी बारे में है कि स्वामी जो है वो अपनी दादी को राजम की कहानी सुनाता है, बताता है उसके बारे में, कभी उसकी और मणि की लड़ाई के बारे में, कभी उसकी बहादुरी के बारे में, कभी उसकी वर्दी के बारे में, तो कभी उसके शेर को शिकार कर देने के बारे में। तो अब अपना उत्तर अपन कैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सटीक उत्तर 2 लाइन में मैंने कुछ इस तरह से लिखा है बच्चों, और मैं चाहता हूं कि आप अपना उत्तर जो है वो भी कुछ इसी तरह से सटीक ढंग से लिखें, सही सही शब्दों का चयन करें उसमें। तो ऐसा लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, इस प्रकार से कि मैंने लिखा है बच्चों कि स्वामीनाथन ने दादी को अपने मित्र राजम के बारे में बताया कि उसे गणित में 100 में से 90 अंक मिले हैं, और जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने एक शेर भी मारा था। तो इस तरह से आप अपनी बातों को नपे तुले शब्दों में सही तरीके से अपने उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद में अब बच्चों हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि स्वामीनाथन का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, और पाठ के आधार पर इसे हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो भाई बहुत ही अच्छा रिश्ता था। भाई स्वामी अपनी सारी बातें अपनी दादी को बता रहा है, वो उन्हें अपना दोस्त मानता है। दादी भी स्वामीनाथन के साथ अपनी सारी घटनाएं शेयर करती हैं, उसे अपना राजदार बनाना चाहती हैं, उसे अपना मित्र समझती हैं, अपना प्यारा भोला भाला पोता समझती हैं। तो चलिए, जो कि वो था भी। अब इसको उत्तर के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं वो आप देखिएगा। मैंने जैसे लिखा है कि स्वामीनाथन का अपनी दादी के साथ दोस्ताना रिश्ता था। वो दोनों अपनी अपनी बातें एक दूसरे से करते थे। रात के भोजन के बाद स्वामी दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। दोनों अपने अपने विचार एक दूसरे के साथ साझा करते थे, एक दूसरे के समक्ष रखते और समझते भी थे।
स्वामी अपने पूरे दिन की दिनचर्या केवल अपनी दादी को ही बताता था और वह अपने मित्र राजम और मणि के बारे में दादी को ही बताता था। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 11? कि स्वामीनाथन ने अपने मित्र राजम को ऊंची चीज क्यों माना था? ठीक है, तो अब इसका उत्तर ध्यान से समझो। स्वामीनाथन ने बच्चों अपने मित्र को राजम को ऊंची चीज इसलिए माना था क्योंकि उसके पास एक पुलिस की वर्दी थी और उसने जंगल में एक शेर को भी बंदूक से मार गिराया था। इस वजह से उसने राजम को एक ऊंची चीज माना था और सबसे पहले यही तो कहा था, दादी क्या आप जानती हैं कि राजम एक ऊंची चीज है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा, अच्छे से एक एक बात आपने समझ ली होगी और मैं ये भी जानता हूं बच्चों कि आपने इस वीडियो को पसंद भी किया होगा। तो अब देरी मत कीजिए, जल्दी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे लोग भी तो देख पाएं इस वीडियो को, समझ पाएं इस कहानी को और फिर आप आपस में इस वीडियो के बारे में चर्चा कर पाएं। बाकी मेरी फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी बच्चों अगले नए अध्याय के साथ, अगले नए वीडियो में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।